नमस्ते सर, मैं आज आपका यहाँ पे स्वागत करना चाहती हूँ आपके अपने ही कम्युनिटी रेडियो में। मैं ये अपने दर्शकों को बता दूं कि मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सर हमारी कम्युनिटी रेडियो के पहले प्रोजेक्ट ऑफिसर रह चुके हैं। तो सर इससे रिलेटेड आपके एक्सपीरियंसेस, आपका अनुभव कैसा रहा, थोड़ा सा प्लीज शेयर करिए हमसे। धन्यवाद बच्चों। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जिस कम्युनिटी रेडियो की स्थापना 2017-18 के समय में हुआ था और आज 2024 में फरवरी के महीने में मैं बैठकर यहाँ पर तुम लोगों के साथ बातें कर रहा हूँ। तो अनुभव तो बहुत सारे हैं और मैं एक चीज़ बता दूँ, जिस समय कम्युनिटी रेडियो की स्थापना की बात हो रही थी तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और अगर हम 17-18 से देखें तो बीच में 19-20-21 का कोरोना भी था और उसके बाद फिर अभी 2023-24 तो एक अनुभव को मैं साझा करना चाहता हूँ। जो एक बार मैं विश्वविद्यालय में, चूँकि मैं एकेडमिक काउंसिल मेंबर भी रह चुका हूँ 2 बार और काफ़ी जितने भी ऑफिशियल्स थे वाइस चांसलर से लेकर नीचे तक सबों से एक तरह से मेरा कांटेक्ट भी था और इसके अलावा मैं डूटा में भी एग्जीक्यूटिव था। तो जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो के प्रोग्राम में मैं 2-3 बार गया तो तब उन लोगों ने कहा, जब उनकी बातें मैंने सुनी, उन्होंने कहा जो ये चीज़ें इसमें हो सकती है, ऐसे हो सकती है, तब मेरे दिमाग में आया जो क्या हमारे कॉलेज में ऐसा हो सकता है क्या। तो मैंने उन लोगों से ही पूछा जो क्या हम अपने कॉलेज में, सतवती कॉलेज में शुरुआत कर सकते हैं। तो कहा जो क्यों नहीं सर, एकदम कर सकते हैं और करना भी चाहिए आपको। तो उस समय डॉक्टर केशव गुप्ता हमारे एक्टिंग प्रिंसिपल थे, ऑफिस सिटिंग प्रिंसिपल थे। तो मैंने उनसे बात की जो ये करना है हमें। तो उन्होंने कहा जो नहीं ठीक है, आप इसके लिए आगे कदम बढ़ाओ, ठीक है। और उसके बाद तब अब देखो, कोई भी इस तरह के स्टूडियो की स्थापना बिना किसी टेक्निकल व्यक्ति के नहीं हो सकता पूरा, क्योंकि हम लोगों में जज्बा तो था और हम लोग चाहते भी थे, प्रिंसिपल चाह रहे थे, मैं चाह रहा था और साथ में और भी लोग थे जो कि इसको बहुत ज़्यादा चाह रहे थे। और हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ी बात थी, एक स्टूडेंट भी था जिसका नाम मैं आज लेना चाहता हूँ, बीकॉम में था, विकेश ललित। वो मेरे पीछे पड़ा रहता था, सर कब करवा रहे हो, सर कैसे होगा, सर कैसे होगा। अब वो बहुत ज़्यादा, मतलब मैं कभी कभी स्टाफ रूम में जब वो आता था तो मैं धीरे से कहीं और निकल जाता था जो वो कहेगा तो सर अभी शुरुआत हुई क्या नहीं। लेकिन हम इन ए सीरियस नोट हमने तब फिर इसके लिए बात की, जो भी टेक्निकल लोग थे हमने, जैसे ऑल इंडिया रेडियो है वहाँ के भी जो इंजीनियर्स हैं उनसे बात की और कम्युनिटी रेडियो पर जितना भी आर्टिकल मैं पढ़ सकता था मैंने उसे भी पढ़ा और पढ़ने के बाद बल्कि मैंने एक आर्टिकल भी उस पर लिख दिया उसी दौरान। और मुझे ये लगा जो अगर हम कम्युनिटी रेडियो अपने कॉलेज में करते हैं, इसको इस्टेब्लिश करते हैं, तो कम से कम 6-7 किलोमीटर तक के रेडियस में हम अपनी बातें पहुंचा सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जो ये काम तो हम लोग सभी जानते हैं, जो आकाशवाणी नेशनल लेवल का है और ये नामी है कम्युनिटी रेडियो। तो आप बहुत सारे देशों को देखोगे जो छोटे छोटे देश हैं, वहाँ भी कम्युनिटी रेडियो बहुत प्रचलित है। यानी वो अपने कम्युनिटी की बात, बहुत सारी चीज़ें उसके द्वारा ही शेयर कर लेते हैं। किसी फेस्टिवल के बारे में बात कर लेते हैं या कोई इमरजेंसी हो, कोई नेसेसिटी हो, इस तरह की बातें कम्युनिटी रेडियो से कर लेते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में एक ही चीज़ था, जो हमारे बच्चों को एक अच्छा एक्सपोजर मिल जाए और एक स्टूडियो बन जाए, बच्चे आकर के यहाँ पे अपनी बातें रखें और वो मतलब सीखे कैसे इंटरव्यू लिया जाता है, इंटरव्यू देना भी सीखे और साथ ही लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जा सकता है। तो इसके लिए हम लोगों ने वर्कशॉप भी किया था और उस वर्कशॉप में सारे दिन का वर्कशॉप रखा था। फेसबुक पे सारे वीडियो जो हैं वो अवेलेबल हैं, तो वो भी हम लोगों ने किया हुआ था और जो हाईली सक्सेसफुल था। तो हमें लगा जो अब कम्युनिटी रेडियो बहुत अच्छा चलेगा, सब कुछ ये चलेगा। 2018 की बात है, हमारे प्रिंसिपल चेंज हो गए, वो रिटायर हो गए थे केशव गुप्ता जी। तो प्रोफेसर विजय शंकर मिश्रा जी उस समय प्रिंसिपल बने। तो उनके प्रिंसिपल बनने के बाद फिर तब
ये क्योंकि वो जब छुट्टी पे जाते थे तो मैं एक्टिंग प्रिंसिपल बन जाता था। तो इस तरह की बात थी, वो लगभग 5 साल तक चला। मैं भी अनेकों बार प्रिंसिपल बना और वो तो बने ही रहे। तो उसी बीच तब हमें ये लगा, जो कम्युनिटी रेडियो हमारे साथ उस समय एक और को मैंने अपने साथ एसोसिएट किया था, प्रोफेसर आशुतोष कुमार, ये पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में है। उनको ही मैंने डिप्टी कम्युनिटी अफसर बनाया था, सॉरी कम्युनिटी रेडियो अफसर। और साथ ही साथ रामेश्वर जी को ही मैंने रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि रामेश्वर जी को के साथ एक बहुत बड़ी बात थी, एक यूएसपी था। यूएसपी ये था जो ये आर्ट्स कल्चर सोसाइटी में और डिबेटिंग ड्रामेटिक सोसाइटी में बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। तो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, तो इनका स्टूडेंट्स के साथ डायरेक्ट संबंध था, जितना संबंध हम लोगों का भी नहीं था। और ये बच्चों में जो क्षमता थी या एक तरह से कैपेबिलिटीज़, वो सारी चीज़ें ये अच्छे से जानते थे। तो फिर जब रामेश्वर जी कम्युनिटी रेडियो के पायलट अफसर बने, प्रोग्राम अफसर बने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन इनके बनने के बाद ही फिर वो कोरोना का समय आ गया, और जिसके कारण ये कम्युनिटी रेडियो संभल नहीं पाया। सर पहले तो मैं थैंक यू सो मच, आपने ये एफर्ट्स किए जिसकी वजह से आज हम लोग ये सब कर पा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच सर। और सर ये 2018 के बाद जो कोरोना आया, उसके बाद अब हम लोग फिर से एक्टिव हुए हैं। अब हमें आपकी फिर से आवश्यकता पड़ेगी, आपसे बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिलेंगी। बिल्कुल सर। सर अब इसी के साथ ना मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रही थी तो उस समय मैंने देखा कि आपका नाम बहुत सी प्रख्यात यूनिवर्सिटीज के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और बहुत सी यूनिवर्सिटीज थी उसमें। तो उसमें मैंने एक चीज पढ़ा, ILA मिथिला चैप्टर। सर इसको पढ़ के मुझे मेरे अंदर थोड़ा इंटरेस्ट आया कि एक्चुअल में है क्या। तो मैं अपने दर्शकों को भी इस बारे में मतलब आपके थ्रू बताना चाहूंगी, मतलब आपसे पूछना चाहूंगी कि ये था क्या। ऐसा है, इसका मैं जवाब देता हूँ। उसके पहले जो पहला प्रश्न पूछा था तुमने, उसमें एक चीज़ रह गई जो कि हम सबों को जानना चाहिए। यानी जब हम लोगों ने सोचा जो कम्युनिटी रेडियो की स्थापना करनी है, तो उसके बाद फिर प्रॉब्लम आता है फाइनेंशियल, जो पैसे कहाँ से आएंगे। ठीक है, तो फिर टेंडर की बात हो जाती है, जो टेंडर निकालना पड़ेगा। ये सब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये सारा चीज़ है, तो टेंडर निकालना पड़ेगा। तो फिर हमने सोचा अगर हम टेंडर के चक्कर में जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हमने ये कोशिश की, टेक्निकल लोगों से ये पता किया जो क्या क्या चीज़ें हमें, मिनिमम क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो उन्होंने हमें बता दिया किस तरह से एकॉस्टिक्स यानी साउंड का कैसे होगा। माइक कम से कम आपके पास 2 से 3 होने चाहिए, और 2 रूम चाहिए स्टूडियो के लिए, और दोनों में जैसे सेटअप है जो हमने अभी हम लोग देख भी रहे हैं। तो ये सारा चीज़, और साथ में जैसे अभी AC लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें आ गई थी। तो एक तो वो बात मैं कहना चाहूँगा, और मैं धन्यवाद देता हूँ उन लोगों का जिन लोगों ने हमें उस समय बहुत साथ दिया और इस सपने को पूरा किया। क्योंकि यह सपना केवल हम लोगों का नहीं था, ये पूरे कॉलेज का था और सभी विद्यार्थियों के साथ जुड़ा हुआ था, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ था, उनका सपना था। दूसरी बात, जैसे तुम लोगों ने अभी बात की, मैं एक चीज़ अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, वो जानना भी ज़रूरी है। देखो, जब मैं यहाँ पे, मैं बिहार से आया था और 1980 की बात है। उस समय मैं वहाँ से लगभग वन ऑफ द टॉपर्स था। मैं जब यहाँ आया तो मेरा एडमिशन स्टीफेंस में भी हो रहा था, हिंदू में भी हो रहा था। लेकिन पता नहीं कुछ लोगों ने कहा जो हिंदू में ही एडमिशन ले लो। मैंने हिंदू कॉलेज में एडमिशन ले लिया, और हिंदू कॉलेज में कोई मैं फर्स्ट क्लास नहीं देखता था हिस्ट्री में। तो फिर मैंने वहाँ पे मतलब टॉप भी किया हिंदू कॉलेज से हिस्ट्री में। और उसके बाद तब फिर मेरा मन था IAS में, उसी के लिए हम लोग आए थे। टीचर बनने कोई नहीं आया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में। आपको पता है 1980 में कई बच्चे सब UPSC के लिए आते हैं। हाँ, उस समय कुछ ज्यादा ही, अब तो फिर टीचर बनने के लिए भी। तो जब मैं यहाँ आया तो फिर आप लोगों को विश्वास नहीं हुआ, जब मैं 21 साल का था तो पहली बार मैंने IAS का इंटरव्यू दिया था। फर्स्ट टाइम, दैट वाज ऑलमोस्ट ईयर 1984 जो पहली बार मैंने दिया हुआ था। और मैं 21 साल 6 दिन या 7 दिन का था, ऐसा ही कुछ। तो लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, हिंदू कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे वो लोग सोच रहे थे मैं
टॉप 10 में आऊँगा, लेकिन ऐसा हुआ जो मैं कम्पीट नहीं कर पाया। और फिर मैं देता रहा यूपीएससी। मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे जो कलीग थे वो भी बन गए और मतलब बहुत जगह सेलेक्ट हुए। और इसके अलावा मैं एक चीज़ बताऊंगा, कभी मेरे साथ 87 बैच में कुछ वो नवभारत टाइम्स में आया भी, 87 बैच में कुछ ऐसी घटना घटी जो बड़ा मतलब आश्चर्यचकित तो था, ये हास्यास्पद भी था। तो मैं प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी से भी मिला था और हाँ, उस चीज़ को लेकर के जो मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई थी। तो उन्होंने मुझे जो यूपीएससी चेयरपर्सन थे उनके पास भेजा था। तो यूपीएससी चेयरपर्सन ने कहा जो देखिए ऐसा है, आप तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के इतने अच्छे मतलब प्रोडक्ट हो, आप तो जाके आईएएस प्रोड्यूस करो। आईएएस तो मीडियोकर्स के लिए होते हैं, हाँ। आप जैसे लोगों के लिए आईएएस नहीं है, आप आईएएस बनाओ। पता नहीं उनकी बात मुझे लग गई। पिछले 35 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, हाँ। और सतवती कॉलेज में ही मतलब पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे बड़ा टीचिंग में मुझे ज़बरदस्ती लाया गया था, मैं आना नहीं चाहता था। तो ये है। और उसके बाद एक चीज़ है, पढ़ाई में मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था। जब मैं हिंदू कॉलेज हॉस्टल में भी था, हाँ। तो मैं 18 घंटे पढ़ता था, उससे कम नहीं पढ़ता था। सारे बच्चे घूमते थे और मैं पढ़ता था। मेरे साथ ये एक बहुत बड़ी बात थी। और उसके बाद ठीक है, जब मैंने टीचिंग ज्वाइन कर ली तो सिविल सर्विसेज का तो चलता ही रहा, कुछ मैं जुड़ा रहा संस्थाओं के साथ और अच्छा बच्चों को बल्कि गाइड भी करता रहा और बच्चे अच्छा करते भी रहे। लेकिन मैंने एक दूसरे तरफ यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स में भी आ गया। 25 साल तक मैं उसमें रहा और काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट पोजीशंस पे भी रहा, लेकिन मैंने पढ़ाई को कभी पीछे नहीं जाने दिया। यही मैं मैसेज आप लोगों को देना चाहता हूँ। जो आज के डेट में मेरी 10 किताबें हैं और लगभग 50 आर्टिकल हैं। तो ये सब कुछ करते हुए और ये जज्बा होना, और देखो जज्बा कहाँ से आता है, बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़। जैसे आपने कहा ना, जो मिथिला चैप्टर के आप प्रेसिडेंट के अध्यक्ष भी हैं। मेरी माँ वो हिंदी की प्रोफेसर थी और मैथिली में लिखती थी शुरू से ही। अभी 81 साल की हो गई हैं और उनको महादेवी ऑफ मैथिली कहा जाता है। और 2012 में उनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला। तो नेचुरल है, मैं उनका सबसे बड़ा बेटा, माँ से बहुत घुला मिला। और अब तो इतना सारा कुछ विकास हो गया है। पहले मुझे याद है, जो मैं थोड़ा छोटा था तो माँ जब पढ़ती लिखती थी, कुछ लिखती थी, तो मैं उनके लिए जब चाय बनाता था तो उस समय के जो न्यूज़पेपर्स हुआ करते थे वहाँ के स्टेट्समैन और इस तरह के, उनको मैं जला करके उनके लिए चाय बनाता था, क्योंकि उस समय ये गैस और इस तरह की कोई सुविधा नहीं थी, कोयला और ये सब सारी चीज़ें, ईंधन या लकड़ी का। तो वो मुझे याद रहता है। तो जिस ढंग से हम लोग आगे बढ़े हैं, उस ढंग से आज के डेट में जब मैं देख रहा हूँ तो मैथिली में भी मैंने 3-4 किताबें मेरी पब्लिश हो चुकी है। हाँ। मैंने मैथिली से अंग्रेजी में अनुवाद भी किया, जो कि ब्रिटेन में काफ़ी कुछ ये हुआ भी। और रामेश्वर जी यहाँ बैठे हुए हैं। एक किताब मैथिली में नागफास थी, जिसका मैंने अंग्रेजी में अनुवाद किया और मैंने पांडुलिपि रामेश्वर जी को दी। रामेश्वर जी जरा इसको देख लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश के हैं ये, मैं हिस्ट्री का हूँ, तो इसलिए मुझे लगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मदद तो मिल ही जाएगी। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ रामेश्वर जी के, जो इन्होंने कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं किया। मतलब क्योंकि भावनाएं, मैं मदर की भावना को लेकर के अनुवाद कर रहा था। नेचुरल है, अब मैं उनको जान रहा हूँ तो अनुवाद में थोड़ा सा भावनाओं में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन अगर रामेश्वर जी उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो फिर वो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। हाँ। क्योंकि वो एक माँ बेटे की बात थी। तो बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे माँ बेटे को लगता है ऐसी होगी माँ, तो माँ को भी लगा जो हाँ बेटा अगर ऐसा सोच रहा है तो ऐसा संभव हो सकता है। हाँ। तो ये उसके बाद ही मैथिली और मिथिला के प्रचार प्रसार से मैं बहुत जुड़ गया। और ईला मिथिला फाउंडेशन है, ये डॉक्टर्स का एक फाउंडेशन है जिसका ईला मिथिला चैप्टर है। तो ये डॉक्टर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बहुत 100 से ऊपर डॉक्टर जुड़े हुए हैं, बल्कि उससे ज़्यादा ऑल ओवर इंडिया से। तो वो मानवता का काम करते हैं और मैथिली को आगे बढ़ाने का
हम लोग काम करते हैं। इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, मैं भूल ना जाऊं। बिल्कुल सर। अभी क्या हुआ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, हाँ। ठीक है, 2020, इसमें दिल्ली विश्वविद्यालय में आपका, मुझे मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज डिपार्टमेंट से फोन आया। मैंने कहा वो मेरा दोस्त ही था जो वहाँ हेड था, प्रोफेसर। तो मैंने कहा क्या बात है बताओ। तो उसने कहा सर ऐसा है ना, ये मैथिली का सिलेबस तैयार करना है, हाँ। तो आपकी मदद चाहिए। तो मैंने कहा देखो भाई मदर, ये पिछले साल की बात है। तो मैंने कहा मदर की उम्र तो बहुत हो गई, लेकिन वो बहुत एक्टिव है, अभी भी परसों SPM कॉलेज में थी। अच्छा। हाँ, वो यहाँ भी आ चुकी है पहले। तो मैंने कहा जो ठीक है मैं देख लेता हूँ। तो नहीं सर आप थोड़ा सा हेल्प कर दो। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, जो पिछले 7 सालों से मैं वाइस चांसलर के पीछे पड़ा हुआ था, जो मैथिली को दिल्ली विश्वविद्यालय में उसकी पढ़ाई शुरू हो, क्योंकि यहाँ पे मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज डिपार्टमेंट में बहुत सारे लैंग्वेज थे, लेकिन मैथिली नहीं देख रहे थे हम। तो फिर उसमें भी हम लोग सफल हुए। नई शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत मैथिली की शुरुआत भी हुई पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय में। और मुझे बड़ा गौरव का मैं अनुभव करता हूँ जब माँ के साथ मिलकर मैंने मैथिली के 2 पेपर का सिलेबस भी बनाया। वाह सर। सर एक चीज मेरे दिमाग में आ रही है कि मैंने आपसे सुना आप 18 घंटे पढ़ते थे और आप काफी ज्यादा इन्वॉल्व थे अपनी पढ़ाई को लेके। तो सर मैं आपसे एक चीज जानना चाहती हूँ कि आपकी इंस्पिरेशन कौन था? बेटा ये क्वेश्चन भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। इंस्पिरेशन जो है ना, वो जनरली पेरेंट्स होते हैं, उनका कंडीशन होता है। बिल्कुल सर। अब हमारे पेरेंट्स जैसे ठीक है टीचर हैं, मतलब प्रोफेसर, मदर, फादर लॉयर, मतलब बिहार के यंगेस्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे। लेकिन एक चीज देखो, जब हम 1980 की बात करते हैं और अभी 2024 की बात करते हैं, जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि मुझे याद है, तुम सबको को पता होगा, जो 1991 जो है वो एक ऐतिहासिक काल था, जिसके पहले मतलब भारत बंद था, ठीक है। यहाँ पैसे नहीं मिलते थे, किसी के पास पैसे नहीं होते थे, ठीक है, कोई भी घर हो क्यों ना हो, कैश मनी तो होता ही नहीं था। तो रूस में जो गोर्बाचेव ने जो पॉलिसी लाया, ग्लासनोस्ट पेरेस्ट्रोइका खोला, और इधर मनमोहन सिंह ने जब भारत में लाया है, तो आपको मैं बता दूं, जो 1999 में मैं इंग्लैंड गया था, इंग्लैंड में मैं एक मॉल के अंदर घुस गया, ट्रैफोर्ड सेंटर का वो मॉल था। मॉल में मैं गया तो मैं भौचक्का रह गया। मैंने देखा अरे यहाँ तो सब्जी भी मिल रहा है, यहाँ कपड़े भी मिल रहे हैं, यहाँ नॉनवेज भी मिल रहा है, यहाँ टीवी भी मिल रहा है। मैं तो लगा जो भाई कहाँ, मतलब सपनों की दुनिया में आ गया हूँ। और मेट्रो भागी जा रही थी। मुझे लगा जो मैं कहाँ हूँ और हम कहाँ हैं भारत में। मुझे बड़ा ये लगा। ये मतलब मैं उसके बाद परमानेंट, मतलब 87 में मैं आ गया था, इस कॉलेज में लग गया था। वो भी मैं जरूर कहना चाहूंगा एक लाइन, हाँ जरूर। लेकिन इस चीज को पहले पूरा कर दूं तो फिर जब 2000 के बाद जो मनमोहन सिंह ने नीति लाई थी ग्लोबलाइजेशन का, उसका इम्पैक्ट, प्रभाव हमने भारत में देखना शुरू कर दिया। और अब मैं इधर हाल में मैंने पूरा यूरोप घूमा है, मैंने अमेरिका घूम लिया है, ये सब जगह घूमे हैं। तो मुझे ये लगा जो भारत किसी से कम नहीं है, मतलब वहां जा करके लगा भारत किसी से कम नहीं है। मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि आज का जो हमारा इंटरव्यू सेशन है, ये विकसित भारत 2047 के तहत है। तो सर मैं इसी सिलसिले में आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके नजरिए में विकसित भारत 2047 वाला किस तरह का होगा और क्या वो असलियत में विकसित हो पाएगा? जो देखो बच्चों, तुम लोग सवाल कर रहे हो, मैं थोड़ा उस सवाल का आंसर देने से पहले मेरे दिमाग में कुछ और बात आ जाती है जो तुमने पहले पूछा। हाँ और मैंने छोड़ दिया। 2-4 सेंटेंस उसके बारे में और फिर मैं विकसित भारत पर आता हूँ। देखो एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में बात की थी, ठीक है ना। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मैं, चूंकि प्राचीन भारत यानी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री मेरा स्पेशलाइजेशन रहा है, तो मैं उसमें बड़ा इंटरेस्टेड था, पर्टिकुलरली बुद्धिज्म में। अच्छा। तो बुद्धिज्म में मेरे बहुत सारे आर्टिकल्स भी हैं। और फिर मुझे लगा जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अगर मैं एक कोर्स कर लूँ बुद्धिज्म पर, डायनामिक्स ऑफ बुद्धिज्म, तो वो अच्छा रहेगा।
मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, क्योंकि मेरे दोनों बेटियां बाहर ही सेटल्ड हैं और बाहर से ही पढ़ाई की है उन लोगों ने। मैंने एक चीज देखा, जो यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में और वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में जमीन आसमान का अंतर है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। जो हम लोग जब उस कोर्स को मैं कर रहा था, तो मुझे एक तो जो लेक्चर दिया जा रहा था वो लेक्चर तो ठीक है, लेक्चर के अलावा क्या हुआ, जो एक डैशबोर्ड क्रिएट किया गया ऑनलाइन, उसमें हम लोग पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से 300 लोग जुड़े, 300 स्कॉलर्स, और वो एक दूसरे पर को क्वेश्चन रेज करते थे और एक दूसरे से आंसर डिमांड करते थे। तो मेरी एक किताब आने वाली है, डायनामिक्स ऑफ बुद्धिज्म, हार्वर्डियन एक्सपीरियंस करके आएगी। उसमें मतलब मुझे ये लगा जो ये 300 लोगों के साथ, स्कॉलर के साथ जो मैंने ये किया हुआ है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दे बिलोंग टू वेरियस कंट्रीज विथ वेरिड एक्सपीरियंस, अलग अलग अनुभव। और विकसित भारत पर आने से पहले एक चीज और वो मेरे दिमाग में आ रहा है। ऐसा है, हमारे प्रिंसिपल यहाँ पे आए थे, प्रोफेसर भीमसेन सिंह, बाद में केएम कॉलेज में प्रिंसिपल बने। तो उस समय अपॉइंटमेंट मेरिट पे होता था, एडहॉक अपॉइंटमेंट। तो मैं मुखर्जी नगर में रहता था। और मैं अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा फैन, मतलब कल इंटरव्यू है तो आज अमिताभ बच्चन की सिनेमा ये हालत थी बहुत ज्यादा। और मैं टॉप करता था तो उसमें अमिताभ बच्चन का भी हाथ हुआ करता था, क्योंकि जो तुमने एक कहा ना इंस्पिरेशन कहा, तो पेरेंट्स का इंस्पिरेशन तो होता ही है। लेकिन कोई आदमी जब अगर ऊपर जा रहा है ना, तो उसको देख के लगता है जो अच्छा वी कैन ऑल्सो अचीव एवरीथिंग। तो मेरे पास एक आदमी आया मुखर्जी नगर में, और उस समय बज रहे थे तुम्हें बता दूं, जो सतवती इवनिंग का टाइमिंग जो था 6 बजे शाम से था। और मेरी क्लास 9:30 बजे रात में भी होती थी। ऐसा कोएड नहीं हुआ करता था, ठीक है, कोएड नहीं होता था। तो मुझे जब बुलाया, कहा वो, और मैं सहरसा जा रहा था शीला में देखने के लिए, जो कि न्यू दिल्ली स्टेशन के पास। तो मुझे कहा गया जो भाई अभी प्रिंसिपल साहब आपका इंतजार कर रहे हैं, चलिए। मैंने कहा प्रिंसिपल साहब को क्या देना, कल आऊंगा। तो नहीं वो आपके लिए इंतजार कर रहे, बैठे हुए। मैंने कहा जो बहुत मुश्किल है। तो मेरे और भी फ्रेंड्स थे, अभी उसमें कुछ IAS है, कुछ इनकम टैक्स अफसर भी है, बल्कि उसमें एक जो हेल्थ सेक्रेटरी है अभी, राजेश भूषण, वो भी मेरा बैचमेट ही था। वो सेकंड टॉपर था, मैं पहला था। तो राजेश भूषण, ये सारे लोग, तो शीला में सिनेमा देखने की बात थी, शहंशाह पिक्चर चल रही थी। तो मैंने सोचा कहाँ शहंशाह छोड़ के मैं प्रिंसिपल साहब के पास, और मुझे टीचर तो बनना नहीं है, लेक्चर बनना नहीं, मैं क्यों जाऊँ। तो खैर, लेकिन मैं पहुंच गया। और उस समय तो ये चक्कर भी नहीं था, आप बस से आओ तो 30 पैसे का टिकट लगता था, ठीक है, खाली बसें मिलती थी, लेकिन बस बहुत कम होते थे। तो मैंने एक 3 व्हीलर लिया, और उस समय 3 व्हीलर थोड़ा मतलब स्टूडेंट के लिए तो थोड़ा ये हो जाता है ना। तो मैंने स्टूडेंट तो मैं नहीं था, रिसर्च स्कॉलर था, लेकिन फिर भी जॉब में नहीं था। तो मैं जैसे दौड़ा हुआ गया, प्रिंसिपल के कमरे में घुसा, क्या बात है सर। तो नहीं वो आपका नाम आया, बैठो बैठो। मैंने कहा नहीं मेरी पिक्चर छूट जाएगी, मैं सहरसा देखने जा रहा हूँ। प्रिंसिपल ने कहा गजब आदमी है ये, इसको मैं जॉब ऑफर कर रहा हूँ और ये कह रहा है। बोला आपका नाम आया हुआ है, पहला नाम है आपका, तो आपको मैं अपॉइंटमेंट दे रहा हूँ। मैंने कहा सर कल मिलते हैं। उन्होंने कहा, बगल में जो PA थे उस समय जोगिंदर सिंह, बोला जोगिंदर ये भाग जाएगा, इसके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर थमाओ और उसके बाद इसको जाने दो। फिर मैं भागा, शीला पहुंचा, सहरसा देखी। रात में जब मैं सोया हुआ था, तब मुझे लगा अच्छा मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बन गया हूँ। तब मैंने थोड़ा रियलाइज किया जो मैं लेक्चरर बन गया। अब मैं आता हूँ आपके सवाल पे, विकसित भारत पर। देखिए ऐसा है, जब हम विकसित भारत के बारे में बात करते हैं तो उसको 2 तरह से देखना चाहिए। एक तो इस ढंग से देखना चाहिए जो अभी भी विकसित भारत संकल्प यात्रा करके प्राइम मिनिस्टर और बहुत सारी योजनाएं हैं, जिसमें पूरे भारत के जितने भी तबके हैं उनको जोड़ने की बात है, उनके विकास की बात है। और नेचुरल है, जब एक एक का विकास होगा तो सबका विकास होगा, भारत का विकास होगा, ये बात वो कह रहे हैं। लेकिन हम लोग को इसको दूसरे संदर्भ में भी देखना चाहिए, जो मैं चाहता हूँ। क्योंकि इसको केवल हम बहुत बार क्या होता है, कोई 50 योजनाएं आती रहती हैं, तो योजना आती है हम उसको भूल जाते हैं, या अपने कॉलेज में विकसित भारत को सेलिब्रेट कर लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं। सबसे बड़ी बात है जो आपका उस विकसित भारत में क्या योगदान है। ये 2024 है
1947 के बारे में सवाल आप कर रहे हो। आप ये पहले अपने आप से पूछो 1947 में आपकी क्या उम्र होगी और आपकी क्या उम्र होगी और आप किस तरह से उस विकसित भारत में आप किस तरह से भूमिका निभा सकते हो। आप लोग अलग अलग विषय के हो, विद्यार्थी अलग अलग विषय के हो। आप लोगों में हमारे जमाने से लेके और आपके बीच जो क्षमता है 100% आप हमसे अच्छे हो, ये मैं आपको बताऊं, क्योंकि आपका दिमाग ज़्यादा तेज है। मैं उतना ज़बरदस्त कंप्यूटर नहीं चला सकता और आप भी उतना अच्छा नहीं चला सकते जितना कि 1 साल का बच्चा चला लेता है, क्योंकि उसके पास जो है ना वो चिप्स ऊपर से ही सारा कुछ बढ़ के आ रहा है। वो बच्चे जो है ना, छोटा बच्चा है 2 साल का, वो नहीं देख रहा है क्या कर रहा है, वो मोबाइल पे उसका फिंगर चल रहा है और वो चेंज भी हो रहा है, और जहाँ स्किप करना है ना एडवर्टीजमेंट को, उसका स्किप पे भी आ जा रहा है और हम देख भी रहे हैं और हम परेशान है जो भाई ये तो हमें आ नहीं रहा और ये बच्चा ये। तो इसका अर्थ है जो देखो विकसित भारत में ये जनरेशन्स बहुत सारे आने वाले हैं, बहुत सारे जनरेशन अभी आएंगे विकसित भारत में, ठीक है। आपका जनरेशन है, आपके बाद भी और बहुत सारे जनरेशन आएंगे और साथ ही साथ बहुत तरह के परिवर्तन भी आएंगे। लेकिन हमारा देखो एक ही चीज मानना है, जैसे हम लोग कहते हैं ना, बहुत बार कहा जाता है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, बहुत बार ये भी कहा जाता है जो हम मतलब यूएस भी पीछे जाएगा, ये सब पीछे जाएंगे, रसिया पीछे चला ही गया है, तो हम जो है मतलब चीन और भारत ये 2 नंबर 1 पे रहेंगे। तो मेरा आप सबों से एक ही मतलब ये है, रिक्वेस्ट है, जो देखो विकसित भारत को अगर अचीव करना है तो ये तो आपको अचीव करना पड़ेगा। हाँ, ये इसमें आपका योगदान होना चाहिए। और आपका योगदान कैसे होना चाहिए, जो 3 बातें इसमें, एक तो है आप अपने पोटेंशियलिटीज को देखो, और दूसरा ये देखो जो आप किस तरह से भारत के विकास में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। क्योंकि हमारे समय में मुझे याद है जो नौकरी कैंपस प्लेसमेंट हुआ था, मैं हिंदू कॉलेज से था, वहाँ पर कोई प्राइवेट कंपनी नहीं होती थी। ब्रूक बॉन्ड कंपनी ने आके कलकत्ता से मुझे नौकरी के लिए सेलेक्ट किया था कैंपस में। उस समय पहले वाले में मैं हिंदू से अकेला था, तो उन्होंने सेलेक्ट किया और मुझे 3,000 का सैलरी, 3,000 उस समय बहुत ज़्यादा था, क्योंकि टीचर्स को 1,800 मिलते थे उस समय। प्राइवेट कंपनी की बात वही थी, 1,800 थे और 3,000। लेकिन कहा गया मुझे नहीं, IAS, बस उसी के लिए गए हो और IAS बनना है। तो अब लेकिन आप लोगों के सामने तो मतलब इतनी सारी चीजें हैं जो कोई भी असफल हो ही नहीं सकता। अगर हम सोचते हैं ना कोई जो सिविल सर्विसेज नहीं कर पाया असफल हो गया, बेकार बातें हैं। अब नहीं, वो एक समय का बात था, अब है जो आप असफल होकर के दूसरे जगह सफल होने वाले हो। तो वो विकसित भारत की संकल्पना आप लोग सबों का योगदान होगा, और साथ ही साथ भारत ऐसा होगा जो कि नंबर 1 पे जाएगा। ये चाहे वो इंडिया हो चाहे भारत हो, लेकिन वो मतलब जाएगा आगे। और इसके लिए आप लोग एक काम जरूर कर लो, ये आप लोग का भी काम है। जो 4-5 जो कंट्रीज हैं, चीन है, जापान है, ठीक है, इवन कि आप उसमें कोरिया को भी ले सकते हो, आप इजराइल को भी ले सकते हो, US तो है ही है, और कुछ यूरोपियन कंट्री, यूरोपियन यूनियन को ले लो या UK है, उनका एक जरूर एज ए स्टूडेंट कंपैरेटिव बनाओ। और पर्टिकुलरली कहाँ पे बनाओ, कल्चर का मत कंपैरेटिव बनाओ, ठीक है ना। कल्चर तो आप अपना देखो, आप इकोनॉमी का कंपैरेटिव बनाओ, आप एजुकेशन का कंपैरेटिव बनाओ, तो तब आप अपने आप जवाब दे पाओगे जो भारत कैसे विकसित हो जाएगा 1947 में। सरकारें आती जाती रहती है, लक्ष्य ऐसे ही निर्धारित होते हैं, लेकिन उसको सफल कौन बनाता है, हम लोग कॉलेज और विश्वविद्यालय में बैठकर। ठीक सर, हम बिल्कुल आपकी दिखाई राह पर चलने की कोशिश करेंगे। सर, मुझे आपसे एक चीज और जाननी है इन सब बातचीत के बीच में, थोड़ा विषय इससे हटकर है, लेकिन मेरे को याद आया तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो आज का ये डिजिटल युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, जिसमें हर वर्ग का बच्चा आज सोशल मीडिया पर एक्टिव है, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाता है और पोस्ट करता है, ऐसी बहुत सी चीजें करते हैं वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो इन सब में जो ये हमारा रेडियो है, ये क्या महत्व रखता है, इसके बारे में आपके क्या मायने हैं, आपका क्या नजरिया है, मैं ये जानना चाहती हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, और इसको हम पूरे भारत के संदर्भ में देखना चाहिए।
और ठीक है, सोशल मीडिया है आपका, जैसे मान लीजिए आजकल टीवी है, इवन कि अब तो हर जगह OTT भी चल रहा है, सारी चीज़ें हैं मतलब, लेकिन रेडियो का एक अपना एक अहम स्थान है। और कैसे, मैं अभी हाल में किसी रूरल एरिया में गया था, ग्रामीण इलाके में, तो ठीक है सोशल मीडिया की चीज़ें हैं उनके पास, ये है वीडियो भी वो देख सकते हैं, इस तरह की बातें हैं, लेकिन अभी भी एक बड़ा तबका है जो कि रेडियो से जुड़ा हुआ है। और रेडियो से और मैं आपको बता दूं, जो मैं मन की बात, हाँ जी, वो प्रोग्राम चल रहा था जिस समय मैं किसी गांव में था, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो खेतों में बैठे हुए थे और मन की बात सुन रहे थे। कैसे सुन रहे थे? तो रेडियो से सुन रहे थे। तो अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो रेडियो से जुड़े हुए हैं। अच्छा, दूसरी बात देखिए, अगर हम ये मीडिया को देखें तो मीडिया में चाहे एक तरफ आपके प्रिंट मीडिया है, दूसरे तरफ अगर आप देख लीजिए जिस तरह के मतलब टीवी और इस तरह की मीडिया सब है, और फिर रेडियो मीडिया है। अगर हम एक विकसित भारत की परिकल्पना करते हैं तो उसमें इन तीनों की मतलब जितने भी मीडिया के अंग हैं उनकी अहम भूमिका है। उसमें हम कहीं से भी रेडियो की भूमिका को कम नहीं कर सकते। और मैं तो एक चीज़ बता दूं, जो कम्युनिटी रेडियो की जब स्थापना हमने की थी, तो हमारे दिमाग में केवल एक ही बात थी, जो दो चीज़ें, एक तो हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, उनको एक तरह से मैं हमेशा होलिस्टिक पर्सनालिटी के डेवलपमेंट की बात करता था। और होलिस्टिक का क्या है, जो बच्चे क्लास करते हैं लेकिन बच्चे बहुत बार नहीं बोल पाते हैं, या कोई डिबेट में चला गया कुछ इस तरह करके, लेकिन मैं चाहता था इस मीडियम के द्वारा सभी बच्चों को बोलने का मौका मिल सके, जो एक वो अच्छा होता मतलब और होगा भी। और दूसरी बात है, मैं बच्चों आप लोग से एक तरह से अब तो मैं रिक्वेस्ट ही बोलूँगा उसको, रिक्वेस्ट इस सेंस में हाँ जी सर करूँगा, जो आजकल बहुत तरह की बातें आ रही हैं, चाहे विश्वविद्यालय जैसे मान लो नई शिक्षा नीति है। अब नई शिक्षा नीति में मैं यहाँ पे कोर्स वर्कलोड कमेटी का आपके कॉलेज में उसका कन्वीनर हूँ। रामेश्वर जी भी मेरे साथ बहुत बार रहे हैं उसमें। अब उसमें VSC, SEC, जेनरिक जी, ये सब लेकर के सवाल बहुत सारे उठते रहते हैं बच्चों के मन में। तो ये सब चीजें मतलब अगर आप मुझसे जानकारी ले लो यहाँ से और इससे ट्रांसमिट करो, तो बच्चों को घर बैठे बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, नहीं तो वो उसको कहीं से भी सुन सकते हैं। और इसी तरह से जो इतनी सारे प्रोग्राम आपके कॉलेज में होते रहते हैं, जो कि हमें बहुत बार पता नहीं भी चलता है, तो वो चीजें भी पता चलने लगेगी हमें, जो हाँ आज हमारे कॉलेज में ये हुआ, ये चीजें हुई, हमारे कॉलेज में ये होने वाला है। और इसके अलावा एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वह है युवा वर्ग से संबंधित जो समस्याएं हैं। आपके यहाँ बहुत तरह के सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी है, जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी है, इवन की एनवायरमेंटल सोसाइटी है। तो ये सब आपके होलिस्टिक पर्सनालिटी में भूमिका निभाते हैं। अगर इन सब से कुछ ना कुछ चीजें रिले होते रहे, उन पर हमारा प्रोग्राम बनते रहे, तो सभी को अच्छा लगेगा, बच्चों को अच्छा लगेगा ही। और यूनिवर्सिटी में भी हमारी एक अलग पहचान होगी सतवती कॉलेज इवनिंग की। और हम चाहते हैं जो सतवती इवनिंग कॉलेज का नाम पहले भी बहुत अच्छा रहा है, खराब नहीं रहा है, लेकिन हम चाहते हैं जो नाम अच्छा होने के लिए माध्यम का होना बहुत जरूरी होता है। और जब हमारे पास कम्युनिटी रेडियो है तो हम आज के डेट में पीछे क्यों हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम यूथ को अभी बहुत रेफर कर रहे हैं विकसित भारत में, और आपने भी बोला कि मतलब जो विकास है भारत का वो हमसे शुरू है, तो सर उस कॉन्टेक्स्ट में हमारे यूथ के लिए आप कुछ मैसेज दीजिए कि मतलब हम किस तरह, उनकी क्या भूमिका रहेगी, उनकी क्या ड्यूटीज रहेंगी विकसित भारत के लिए। देखो इसमें तो मैं एक चीज चाहूंगा यूथ को, क्योंकि आज का समय जो है ना वो ट्रांजिशनल फेज है, संक्रमण का है, ठीक है, संक्रमण का है। तो उसके कारण क्या होता है, अचानक क्या हुआ है, हमारे पास फैक्ट्स का एक्सोडस हो गया है। गूगल के थ्रू आप मतलब दुनिया में कहीं भी हो किसी भी समय में, ठीक है,
उसका सकारात्मक प्रभाव भी है और नकारात्मक प्रभाव भी है। मैं एक तो ये कहना चाहता हूँ जो यूथ है हमारे, जो सकारात्मक चीज़ों की ओर ज़्यादा जाए, नकारात्मक चीज़ों की ओर नहीं जाए, क्योंकि हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। नंबर 1 यूथ के लिए। दूसरी बात मैं यूथ को ये कहना चाहूँगा, जब भी मतलब हम सोचे आगे बढ़ने के लिए, तो उसके लिए अलग बातें होती हैं। यानी 3 लेवल पे हम बात करें, अपने लिए, अपने माता पिता के लिए, और फिर अपने राष्ट्र के लिए। जी सर। जो हमारे क्या कर्तव्य है। हाँ जी। और मैं चाहूँगा जिसके लिए आप लोग चाहे मतलब राजनीति शास्त्र के हो या ना हो, संविधान की प्रस्तावना को जरूर याद रखना चाहिए। और मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य, क्योंकि हम मौलिक अधिकार याद रख लेते हैं, मौलिक कर्तव्य नहीं। जैसे ही हम कर्तव्य को पहचानने लगेंगे, तो फिर मैं आपको ये बता दूं, जो एक हम रिस्पॉन्सिबल यूथ के रूप में काम करेंगे। और आप लोग का जनरेशन तो इतना ज़्यादा, मतलब ये स्किल एनहांसमेंट कोर्स, वैल्यू एडिशन कोर्स, मतलब कोर कोर्स के अलावा इतनी सारी चीज़ें हैं जो आप लोग तो कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको और भी कहता हूँ, जब हम यूथ के बारे में बात करते हैं तो यूथ में मतलब ये एक जेनरिक टर्म हो गया, हाँ, सारे युवा वर्ग। लेकिन मैं अलग से मेंशन करना चाहता हूँ, जो देखो आज के संदर्भ में अगर हम विकसित भारत की परिकल्पना करते हैं, तो हमारे पास जेंडर इक्वलिटी और जेंडर इक्विटी दोनों होना चाहिए। यानी हम पुरुष महिला बराबर हों और दोनों एक दूसरे की बराबरी को देखें। ये नहीं जो केवल महिला बराबर हो और पुरुष नीचे हो, पुरुष भी बराबर हो, दोनों, क्योंकि दोनों के सामंजस्य और संतुलन से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में जैसे लड़कियों का बहुत ज़्यादा ये हो रहा है, मैं तो बहुत जगह इंटरव्यू भी लेता हूँ और मैं बहुत खुश होता हूँ जब लड़कियाँ आती है सामने, और सभी राज्य से आती हैं। और बहुत बार हरियाणा से भी मैंने जो इंटरव्यू लिया हुआ है, इसमें देखा हुआ है जो उनमें एक जज्बा है। और जज्बा के साथ साथ मुझे लगता है, क्लास में मैं बैठ के बच्चों को देखता हूँ, मैं आप लोगों के बारे में बताता हूँ, जो आप लोग को जब क्लास में बैठते हैं, आप तो नेचुरली आप हमसे कुछ लर्न करते हैं, आप सीखते हैं। लेकिन बाद में मैं जब कोई कल्चरल प्रोग्राम होता है, मैं अपने ही कॉलेज के स्टूडेंट को देखता हूँ, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियाँ, तो मुझे लगता है ये तो विकसित भारत है, ये तो बहुत विकसित है। हम तो इनको बहुत ही मतलब ये सोच के हम स्टूडेंट हैं, पढ़ा रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं। लेकिन फिर मुझे लगता है जब उनसे इंटरेक्शन होता है आउटसाइड क्लासरूम, तब लगता है जो उनमें कितनी क्षमता है और वो कितना आगे बढ़ सकते हैं। केवल एक ही चीज़ है, जो पॉजिटिव डायरेक्शन में एनर्जी को चैनलाइज करना है, तो भारत अपने आप विकसित हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने जो भी बताया हम सब ट्राई करेंगे कि मतलब हम वो चीजें कर पाए। क्यों परीक्षा, सही बोल रही हो ना मैं? बिल्कुल अंकिता, ऐसी जानकारी हमें बार बार नहीं मिलती है, इसीलिए हम इन सबको बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेंगे। सर, मैं एक चीज और जानना चाहती हूँ कि मैंने देखा है कई सारी वीडियोस में कि आप यूपीएससी के मॉक इंटरव्यूज लेते हैं। तो जो आपकी यूपीएससी की जर्नी थी वो कैसी थी, मतलब उसमें कैसे उतार चढ़ाव आए? तो जो हमारे दर्शक यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, एक चीज और मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ। आपने बताया आप मुखर्जी नगर में रहते थे। हमारे डीयू के बहुत सारे बच्चे होंगे जो अभी भी मुखर्जी नगर में या करोल बाग में रहते हैं, तो वहाँ रहना इतना इजी नहीं है। तो इस चीज में भी सर वहाँ की लाइफस्टाइल कैसी रही है, थोड़ा सा इस बारे में भी हमें बताइए। देखो ऐसा है, मैंने कहा ही जो जब वो जमाना और आज का जमाना बहुत अंतर हो गया। लेकिन हाँ, पैसे का डिवैल्यूएशन तो हुआ है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही हो गया है। हम मुझे याद है जो हम लोग जिस में रहते थे, करीब एक बार तो लगभग 300 रुपये दे करके भी हम लोग रहे थे एक फ्लैट में। अदरवाइज हम लोग 7 जो स्टूडेंट्स सभी यूपीएससी दे रहे थे, 7 स्टूडेंट थे और एक वो 3 बेडरूम का था मुखर्जी नगर में। लगभग 1800 रुपये हम लोग देते थे। तो वो उसी समय मैं यहाँ पे अपॉइंट हो गया था, तो 600 मैंने देना शुरू कर दिया। अच्छा। जिससे कि बाकियों को थोड़ी सी सहूलियत हुई। और फिर हम लोग केवल काम एक ही था, केवल पढ़ाई करना, क्योंकि देखो लाइफ बहुत डिफिकल्ट था उस समय भी, बहुत ही डिफिकल्ट था उस समय। तो लेकिन हमें ये लगता था जब चुनौतियाँ सामने हैं
तभी उन चुनौतियों का सामना करके हम आगे बढ़ के और कुछ अचीव कर सकते हैं। आपकी तरह हमारे पास मोबाइल नहीं था, एक पोस्ट कार्ड था जो घूमते घामते पेरेंट्स के पास 1-2 महीने में पहुंचता था, या हम अगर कोई इमरजेंसी कॉल करना चाहते थे तो उसके लिए आपके पास, हमारे पास इमरजेंसी कॉल के लिए मुझे याद है एक बार कनॉट प्लेस मुझे जाना पड़ा था और वहाँ से 200 रुपये में मैंने कॉल किया था MTNL के ऑफिस से, वो इमरजेंसी कॉल था। और उस समय जब हमारा पूरा हॉस्टल का खर्चा ही 250 था तो 200 रुपये समझ सकते हो एक कॉल के लिए, तो वो समय कितना बदल गया है। हाँ। लेकिन मैं आज के समय में ये कह रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि देखो हम लोग के समय में उतना कट थ्रोट कंपटीशन नहीं था, कट थ्रोट नहीं था। लेकिन आज के समय में जब उस संदर्भ में आप मैं तो मुखर्जी नगर में अब नहीं रहता हूँ, लेकिन मुखर्जी नगर में चूंकि उसमें बहुत सारे अभी भी बच्चे हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, मतलब जो रहते हैं वहाँ पर, तो उन सब से जब मिलता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ, तब मुझे लगता है जो स्टूडेंट्स कितना ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। हाँ, जी, बिल्कुल। हम भले कह दें जो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, बहुत कुछ ये है, लेकिन जो बच्चे अगर मान लो IAS बनने के लिए आए हैं तो उसके दिमाग में तो पहला यही होगा जो भाई मैं तो मतलब अचीव करूं कुछ। तो अभी हाल में एक 12th फेल मूवी आई थी। हाँ, जी सर जी। वो ठीक था, मतलब अच्छा मैसेज उसने दिया हुआ था, ठीक है वो कम्पीट कर गया बेचारा। हाँ, लेकिन मुझे लगता है जो कम्पीट नहीं भी करता, अगर पोटेंशियलिटीज होती तो कहीं और कहीं ना कहीं जरूर वो कुछ अचीव करता। बिल्कुल सर। क्योंकि यूपीएससी, मैं एक चीज तो आप लोगों को कहूंगा, सारे बच्चों को, देखो यूपीएससी देना हो या ना देना हो, लेकिन यूपीएससी की तैयारी जरूर करनी चाहिए एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए, एक नॉलेजेबल ह्यूमन बीइंग बनने के लिए, नॉलेज सोसाइटी हाँ जी। में योगदान देने के लिए। सर यूपीएससी से रिलेटेड जब हम बात कर ही रहे हैं तो सर आप इसकी कुछ रेफरेंस बुक बताइए ना, जिससे बच्चों को थोड़ा मतलब दर्शकों को थोड़ी आसानी हो इसकी तैयारी करने में, कि किस तरह की बुक्स पढ़नी चाहिए या किस तरह के शोज देखने चाहिए, उन्हें किस तरह की वीडियोस देखनी चाहिए, इस बारे में। बेटा इसके लिए तो एक काम करो, वो ज्यादा अच्छा होगा। आगे हम लोग कभी कोई प्रोग्राम कर लेते हैं केवल यूपीएससी पे, बिल्कुल या सर, क्योंकि जिसमें- यूपीएससी में 2-4 मिनट बोलने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, कम से कम आधे घंटे नहीं बोलो, क्योंकि प्रीलिम्स है, मेंस है, फिर इंटरव्यू है, तीनों लेवल है, तो बच्चों को कभी अधूरी जानकारी नहीं देनी चाहिए और ना ऐसे ही सलाह देनी चाहिए। हाँ, जब सलाह देने वाली बात हुई तो सीरियस ढंग से उसको हम करेंगे, क्योंकि मेरा अपना खुद भी एक्सपीरियंस रहा, अनुभव रहा है। और अभी भी मैं एक चीज़ आपको बता दूं, मॉक इंटरव्यू में मैं क्यों जाता हूं, उसमें पैसा इज इमेटीरियल। वहां पर जाना इसलिए मैं ये देखना चाहता हूं ये बच्चे जो ऑल ओवर इंडिया से आते हैं उनमें क्या कैपेबिलिटी है, और फिर मैं अपने बच्चों को लेकर के इवेल्युएट करता हूं, एसेस करता हूं जो हमारे बच्चे कहाँ हैं, हम वहां से लेके बच्चों को क्या दे सकते हैं, और यहाँ से जो एक्सपीरियंस, जो बच्चे यहाँ भी बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, तो यहाँ का एक्सपीरियंस हम कहाँ दे सकते हैं। तो ये थैंक यू सर सो मच, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, और मैं अपने दर्शकों से भी इसी के साथ विदा लेना चाहती हूँ। हम फिर मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ और हम ढेर सारी बातें करेंगे। थैंक यू।